हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ ब्रिक्स के ऊपर। जो भी वीडियो है ब्रिक्स के ऊपर शुरू करूँगा। देखिए पहला चीज़ है ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स के बारे में शायद सभी को पता होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिक्स। इट इज़ ए वन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। ठीक है, ब्रिक एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो हम लोग ज़्यादातर किस में यूज़ करते हैं, वॉल्स वगैरह, वॉल्स बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। देखिए जो ब्रिक्स है वो कहाँ कहाँ काम आता है। दे आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग आप एक्सटीरियर वॉल्स, इंटीरियर वॉल्स, फिर उसके बाद पार्टीशन वॉल्स। देखिए एक्सटीरियर वॉल्स और इंटीरियर वॉल्स जो है उनको हम लोग लोड बियरिंग वॉल्स कहते हैं। लोड एक्सटीरियर वॉल्स एंड इंटीरियर वॉल्स आर नोन एज लोड बियरिंग वॉल्स, लोड बियरिंग वॉल्स। और बाकी जो भी वॉल्स है पार्टीशन, दोज वॉल्स आर नोन एज पार्टीशन वॉल्स, जो अंदर के वॉल्स होते हैं। फिर फुटिंग में यूज़ करते हैं एंड अदर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स में हम लोग ब्रिक्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रिक्स जो है इनके साइजेस होते हैं। जैसे देखिए ब्रिक्स जो भी है, पहला चीज़ है ब्रिक्स। ब्रिक्सेस का क्या है, पहला चीज़ तो है ब्रिक्स के टाइप्स। ब्रिक्स जो है 4 टाइप्स में डिवाइड होकर रखा है। पहला हो गया फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, पहला हो गया फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। दूसरा हो गया सेकेंड क्लास ब्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकेंड क्लास ब्रिक्स। तीसरा हो गया थर्ड क्लास ब्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट हो गया फोर्थ क्लास ब्रिक्स। देखिए ये जो फोर्थ क्लास ब्रिक्स है, दे आर एक्चुअली द ओवरबॉन्ड ब्रिक्स। ये जो भी ब्रिक्स है जनरली आपको किताबों में मिलेगा कि देयर आर ओनली द 3 टाइप ऑफ ब्रिक्स, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास ब्रिक्स। लेकिन ये जो फोर्थ क्लास ब्रिक है, एक्चुअली ये फोर्थ क्लास इसीलिए कहाँ है, एक्चुअली जितने भी ओवरबॉन्ड ब्रिक्स होते हैं जो जिनका शेप वगैरह जो है, दे आर नॉट ऑफ प्रॉपर शेप एंड साइजेस, दोज ब्रिक्स आर एक्चुअली नोन एज द फोर्थ क्लास ब्रिक्स। ठीक है, उन्हीं ब्रिक्स को, जो ओवरबॉन्ड ब्रिक्स को ही हम लोगों ने फोर्थ क्लास ब्रिक्स के नाम से डिनोट किया। ठीक है, इसके बाद बाकी मैं इनके बारे में डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स जो है उनका प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेकंड क्लास के क्या है, थर्ड क्लास ब्रिक्स के क्या है एंड फोर्थ क्लास ब्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रिक्स है, इनके मैं साइजेस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। दे आर साइजेस। देखिए जो ब्रिक्स है, पहला चीज़ है ब्रिक्स का, जो भी ब्रिक्स है इनके पहला हो गया नॉमिनल साइज, उसके बाद स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज देखिए जितने भी ब्रिक्स हो गया उनके स्टैंडर्ड साइज हो जाएगा 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। ठीक है, वो ये हो गया आप लोगों का स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स। इसके बाद जो नॉमिनल साइज है वो हो जाएगा 20 बाय 10 बाय 10। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है जो स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ ब्रिक्स है उसी में 1-1 mm सभी में 1-1 सेंटीमीटर ऐड करना है तीनों साइड्स में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये जो 1 सेंटीमीटर मैंने ऐड किया वो किसके कारण है, दैट 1 सेंटीमीटर इज बिकॉज ऑफ द मोर्टर। देखिए
जब ये ब्रिक्स हम लोग प्लेस कर देंगे वॉल्स में, फिर इसके ऊपर प्लास्टरिंग वगैरह करेंगे, तो जो भी दोनों साइड में तो जो भी मोर्टर होगा उसके कारण 10 mm बढ़ेगा, मतलब 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा। तो दैट साइज इज नोन एज द नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक्स बढ़ने के बाद। और बाकी स्टैंडर्ड साइज हो गया। उसके बाद मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक्स, मॉड्यूलर साइज, द मॉड्यूलर साइज इज ऑल्सो 19 into 9 into 9। लेकिन उसके बाद हो गया नेक्स्ट ट्रेडिशनल ब्रिक्स। जो ट्रेडिशनल ब्रिक्स है इनके साइजेस क्या है? द ट्रेडिशनल ब्रिक्स देयर साइजेस आर 23 into 11.4 into 7.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो भी है 23 into 11.4 into 7.6 तीनों ही सेंटीमीटर में है, तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। जैसे मॉड्यूलर साइज हो गया और स्टैंडर्ड साइज हो गया और आपका जो नॉमिनल साइज हो गया, सारा चीज़ें सेंटीमीटर में है। तो ट्रेडिशनल ब्रिक्स का जो भी साइज है ये भी आप लोगों का सेंटीमीटर में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा इंचेस में जो ब्रिक्स है, ब्रिक्सेस का जो साइज है, अगर इंचेस में बताऊं, द ब्रिक्स आर ऑफ साइजेस 9 इंच। देखिए जो भी ब्रिक्स है इनका जो थिकनेस है 4.5 इंच, 4.5 इंच एंड 9 इंच ब्रिक्स के साइजेस। एक्चुअली जो ब्रिक्स होते हैं, अगर ये मान लीजिए एक मैं ब्रिक्स बनाता हूँ, ठीक है, ये जो भी ब्रिक्स का साइज है जो कि हम लोग का सेंटीमीटर में 19 सेंटीमीटर होते हैं, वो हो गया हम लोगों का 9 इंच। और बाकी जो भी साइज है ये वाली, ये हो गया 4.5 इंच, ठीक है। और हाइट भी हो गया 4.5 इंच, ठीक है। सो दीज आर द साइजेस ऑफ द ब्रिक्स इन इंचेस। नेक्स्ट ब्रिक्स जो होता है, ब्रिक्स में आप लोगों ने देखे होंगे जो ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स के सेंटर में अगर आप लोग देखोगे, ब्रिक्स के सेंटर में दीज आर द ब्रिक्स, तो ब्रिक्स के सेंटर में आप देखना एक होल रहता है। ये होल होती है, ये होल किसके कारण होता है? ये होल में सीमेंट भरा जाता है ताकि क्या है, इसके ऊपर मैं जो भी ब्रिक्स प्लेस करूंगा उस ब्रिक को ये होल्ड कर पाए। दैट स्लॉट इज एक्चुअली नोन एज द फ्रॉग। इसको क्या कहा जाता है? इसको फ्रॉग कहा जाता है, फ्रॉग ऑफ ब्रिक। जो होल है उसको हम लोग फ्रॉग कहते हैं। लेकिन ये किस में है? आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि ब्रिक्स में हेडर एंड स्ट्रेचर होता है। दो चीज़ें होता है, हेडर एंड स्ट्रेचर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ जो भी है, मतलब ये वाली पोर्शन जो भी है, इसको हम लोग स्ट्रेचर कहते हैं। इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं स्ट्रेचर। और हेडर किसको कहते हैं? जो ये वाली पोर्शन है, मतलब ब्रेथ वाली पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं हेडर। ब्रिक्स के पार्ट होते हैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, स्ट्रेचर एंड हेडर। वन साइड इज नोन एज द स्ट्रेचर एंड द सेकेंड साइड इज नोन एज द हेडर। और फ्रॉक्स क्या होती है? ऊपर रहता है, टॉप ऑफ द ब्रिक। और बॉटम में क्या होता है? बॉटम ब्रिक के जो बॉटम सरफेस होता है वो फ्लैट सरफेस होगा, लेकिन टॉप सरफेस में इंडेंटेशन रहेगा, एक होल होता है। दैट होल इज नोन एज फ्रॉग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या क्या नेक्स्ट चीज है। ये जो भी फ्रॉग है इनका जो साइजेस होता है 1 सेंटीमीटर to 2 सेंटीमीटर। Those actually the frogs which are present, those frogs are of sizes 1 सेंटीमीटर to 2 सेंटीमीटर deep। ये 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर डीप होगा जो फ्रॉग है।
साथ में ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, द साइज ऑफ द फ्रॉग इज 10 into 4 into 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉग का साइज, ठीक है। बस इतना ही बोलना था, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है कि जो भी फ्रॉग है, फ्रॉग के बारे में मैंने बताया था, दोज फ्रॉग्स आर एक्चुअली 10 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर होगा फ्रॉग्स। इसके बाद पर्पस क्या है फ्रॉग का, ऑलरेडी मैंने बता के रखा है। द पर्पस ऑफ द फ्रॉग इज टू फॉर्म ए की फॉर होल्डिंग द मोर्टार एंड देयरफॉर द ब्रिक्स आर लेड विथ फ्रॉग्स ऑन टॉप। फ्रॉग्स टॉप पे रहता है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। फ्रॉग इज नॉट प्रोवाइडेड इन 4 सेंटीमीटर ब्रिक्स एंड एक्सट्रूडेड ब्रिक्स, ठीक है। फ्रॉग्स जो होगा वो अगर जैसे मान लीजिए एक ये साइज ऑफ द ब्रिक भी है 19 into 9 into 4 सेंटीमीटर, इस वाले ब्रिक्स में फ्रॉग्स आर नॉट प्रेजेंट, फ्रॉग्स प्रेजेंट नहीं है इन ब्रिक्सों में जिसका साइज 19 into 9 into 4 सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। मैंने ऑलरेडी बता कर रखा है, द ब्रिक्स आर क्लासिफाइड एज फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकेंड क्लास ब्रिक्स एंड थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास एज वेल। अब देखिए जो भी क्लासिफिकेशन होके रखा है, दोस क्लासिफिकेशंस आर बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ये ब्रिक्स क्लासिफाई होके रखा है। इसके बाद फर्स्ट क्लास ब्रिक्स जो है इनके कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रॉपर्टीज के ऊपर ही ये डिवाइडेड होकर रखा है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास ब्रिक्स। देखिए एक एक करके मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूं। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का पहले जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है, दोस ब्रिक्स आर, पहला तो है दिस ब्रिक्स आर थोरोली बार्न्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पोर्शन जला हुआ है दूसरी पोर्शन जला हुआ नहीं है, ये ऑल ओवर द ब्रिक्स ये जला होकर मतलब जला हुआ है, फुल्ली बार्न्ड, थोरोली बार्न्ड। इनका जो कलर है डीप रेड है और चेरी कलर है या तो कॉपर कलर होता है। तीन इनके कलर हो सकता है, या तो रेड कलर, डीप रेड कलर, या तो चेरी कलर, या तो कॉपर कलर। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होता है जो इनको हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को हम लोग और एक चीज से मतलब डिनोट करते हैं और एक नाम से, द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आर ऑल्सो नोन एज वायर कट ब्रिक्स। जो ब्रिक्स हम लोग वायर से काटते हैं, that is wire, those bricks are also known as the wire cut bricks, first class bricks या wire cut bricks, ठीक है। फिर उसके बाद इनका जो सरफेस है, those surfaces are smooth and their shape are rectangular shape, स्मूथ शेप होगा, स्मूथ सरफेस होगा, रेक्टेंगुलर होगा, दोनों ही साइड्स पैरेलल होगा। इनका एजेस जो है, साइड जो है वो शार्प होगा। ब्रिक्स का जो एजेस होते हैं ना, ये सारा एजेस होगा, ये एजेस क्या होगा, शार्प एजेस होगा और स्ट्रेट एजेस होगा, साथ में स्ट्रेट लाइन में भी होगा। एंड कॉर्नर्स जो होगा वो दोस कॉर्नर्स आर स्क्वायर कॉर्नर्स, मतलब एकदम फुल्ली जैसा ब्रिक्स का साइज होना चाहिए, दैट इज 19 into 9 into the 9, फुल उतने साइज का ही आपको मिलेगा अगर आप मेजर करोगे तो। दोस ब्रिक्सेस आर नोन एज फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। दिस ब्रिक्सेस आर फ्री फ्रॉम फ्लॉस, क्रैक्स एंड स्टोन्स। फ्लॉस का मतलब है कि उसमें कुछ कमी रहना,
तो ये कमी से फ्री है, साथ में इनमें कोई क्रैक्स नहीं है, साथ में इनमें कोई स्टोन्स या जो भी दूसरे पार्टिकल्स है इसमें कुछ नहीं है, मतलब फ्री फ्रॉम क्रैक्स, फ्री फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स एज वेल एज फ्री फ्रॉम अदर फ्लॉस। साथ इसके बाद नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड हैव यूनिफॉर्म टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब क्या है, जो ब्रिक्स के अंदर मटेरियल्स होते हैं ना, जो ब्रिक्स के अंदर मटेरियल्स होते हैं, दे आर एक्चुअली नोन एज द टेक्सचर। मतलब क्या है, टेक्सचर का मतलब है इसका शेप। दिस ब्रिक्सेस शुड हैव द यूनिफॉर्म टेक्सचर या यूनिफॉर्म शेप। नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक व्हेन ए स्क्रैच इज मेड बाय ए फिंगर मेल। ध्यान रखिए, कभी कभार ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ये ऑप्शन रहेगा कि अगर मान लीजिए कोई एक ब्रिक ले लिया तो हम लोग अपने फिंगर से इसको स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करने के बाद आप देखिए कि इसके ऊपर जो है फिंगर का स्क्रैचिंग का साइन जो है वो रहना नहीं चाहिए। अगर वो रह जाएगा, दैट ब्रिक इज नॉट प्रॉपरली बाउंड, तो ये फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं होगा। उसके बाद द फ्रैक्चर्ड सरफेस ऑफ द ब्रिक शुड नॉट शो लम्प्स ऑफ लाइम। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए मैं इस ब्रिक्स को तोड़ देता हूं आधे में, तोड़ने के बाद ये जो भी इसका ब्रिक्स का पोर्शन आपको दिखाई देगा, जो भी ब्रिक्स का ये पोर्शन दिखाई देगा, इसमें क्या है, ऐसा लाइम जो है ना, कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम, ये दिखना नहीं चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि ब्रिक्स तोड़ने के बाद आपको दिखाई देगा सफ़ेद सफ़ेद लाइम का टुकड़ा, तो वो सब दिखना नहीं चाहिए। अगर वो दिखाई देगा तो डेट इज नॉट नोन एज फर्स्ट क्लास ब्रिक। इसके बाद नेक्स्ट है ए मेटेलिक और रिंगिंग साउंड शुड कम व्हेन टू ब्रिक्स आर स्ट्रक अगेंस्ट ईच अदर। दो ब्रिक पहले ले लीजिए, दो ब्रिक लेने के बाद इन दोनों को टकराना है, स्ट्राइक कराना है। स्ट्राइक कराने के बाद आपको दिखना कि फोन के जैसे रिंग बजेगी, रिंग रिंग आवाज बजेगा, दैट इज नोन एज द रिंगिंग साउंड। अगर ये रिंगिंग साउंड बजता है इसका मतलब है दीज आर फर्स्ट क्लास ब्रिक। अगर नहीं बजेगा दोज आर नोन एज अदर देन फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। इसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन, द वाटर ब्रिक्स का ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट विल बी द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक्स। The water absorption of the bricks lies from 12% to 15% of its dry weight when immersed in cold water for 24 hours। 24 घंटे के लिए मैं अगर एक ब्रिक को 24 घंटा के लिए मैं अगर एक ब्रिक को पानी में रखूंगा तो वो ब्रिक ज़्यादा से ज़्यादा 12% से लेके 15% तक वाटर एब्जॉर्व करना चाहिए। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा एब्जॉर्व कर रहे हैं, इसका मतलब दैट ब्रिक इज नॉट ए प्रॉपर ब्रिक और नॉट ए फर्स्ट क्लास ब्रिक। उसके बाद द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन 10 MPa। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है उनका जो क्रशिंग स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द 10 मेगापास्कल होना चाहिए। 10 से कम होगा तो डेट इज नॉट फर्स्ट क्लास ब्रिक। 10 से ज़्यादा हो तब तो और बढ़िया है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है जो भी फर्स्ट क्लास ब्रिक होगा, ये ज़्यादातर क्या है, हम लोग एक्सपोज सरफेसेस में यूज़ करते हैं। मतलब इसका मतलब यही है कि जहाँ पे प्लास्टरिंग वगैरह हम लोग नहीं करते हैं वहीं पे हम लोग ब्रिक्स को यूज़ करते हैं। जहाँ जहाँ प्लास्टरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब देख के ही आपको लगेगा वाह कितना बढ़िया स्मूथ फिनिश है, उसमें फिनिशिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। दोज आर नोन एज फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड क्लास ब्रिक्स। Second class bricks are supposed to have the same requirement as the first class brick except second class bricks में कुछ कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं मैं ये बताऊंगा आप लोगों को सेकेंड क्लास ब्रिक्स के बारे में।
देखिए फर्स्ट क्लास के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल्स में आप लोगों को बता दिया कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। ये जितने भी प्रॉपर्टी है टोटल 9 प्रॉपर्टी है, तो 9 के 9 प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ना होगा, ये याद करना होगा। दीज 9 प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं आप लोगों को अभी सेकेंड क्लास ब्रिक्स के बारे में बताऊंगा। देखिए व्हाट आर सेकेंड क्लास ब्रिक्स। सेकेंड क्लास ब्रिक्स आर, देखिए फर्स्ट क्लास ब्रिक और सेकेंड क्लास ब्रिक्स के फर्स्ट क्लास ब्रिक्स जो है इनके बारे में मैंने डिटेल्स में बताया। अभी सेकेंड क्लास ब्रिक्स क्या है? सेकेंड क्लास ब्रिक्सेस आर सपोज टू हैव द सेम रिक्वायरमेंट एज द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, इतना चीज़ें नहीं होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें हैं? सेकेंड क्लास ब्रिक्स जो है इनमें स्मॉल क्रैक्स एंड डिस्टोर्शंस आर परमिटेड। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में लेकिन ये परमिटेड नहीं है। लेकिन सेकेंड क्लास ब्रिक में क्या है कि अगर मान लीजिए छोटा सा क्रैक भी है और अगर मान लीजिए जो सरफेसेस होता है, मतलब जो एजेस होगा वो स्ट्रेट की वजह थोड़ा क्या है ऐसे बेंड भी है ना, तब भी डिस्टोर्शंस का मतलब है बेंड। अगर स्मॉल क्रैक है या बेंड है तब भी सेकेंड क्लास ब्रिक में वो ब्रिक सेकेंड क्लास ब्रिक कैटेगरी में आएगा। इसके बाद सेकेंड क्लास ब्रिक्स वो ब्रिक्स है जिसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो है 15% से ज़्यादा हो, क्योंकि देखिए फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में क्या है 12% से लेके 15% तक होना चाहिए, लेकिन सेकेंड क्लास ब्रिक में 16% से लेके 20% भी अगर ये पानी एब्जॉर्व करते हैं तो वो ब्रिक्सेस हो जाएंगे सेकेंड क्लासेस ब्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड क्लास ब्रिक्स का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 7 न्यूटन पर mm² होना चाहिए, मतलब 7 मेगापास्कल होना चाहिए। क्योंकि देखिए फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 10 MPa हो गया, सेकेंड क्लास ब्रिक्स का हो गया है 7 MPa। ठीक है, तो 7 MPa होगा, मतलब 7 से ज़्यादा जिसका नहीं है तो वो ब्रिक्सेस, मतलब ये हम लोग बात कर सकते हैं कि मिनिमम 7 MPa होना चाहिए। 7 से लेके 9.9 तक 10 से कम नहीं होना चाहिए। 9.999 जो भी है वह उतना तक जितने भी ब्रिक्स मिलेगा बिटवीन 7 to 10 दोज ब्रिक्सेस आर सेकेंड क्लास ब्रिक्स। 10 से ज़्यादा हो तो फर्स्ट क्लास ब्रिक, 7 से नीचे हो तो वो ब्रिक्सेस बन जाएगा थर्ड क्लास ब्रिक्स। मतलब मिनिमम 7 MPa कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। Second class bricks are recommended for all important or unimportant hidden masonry works and इसके बाद थर्ड क्लास ब्रिक्सेस क्या है? थर्ड क्लास ब्रिक्सेस आर, ये हो गया सेकेंड क्लास ब्रिक्स के बारे में कि सेकेंड क्लास ब्रिक्स जो है ये हम लोग जितने भी हिडन स्ट्रक्चर्स होगा, मतलब जो जैसे मान लीजिए फाउंडेशंस हो गया जो ग्राउंड के नीचे होगा उनमें हम लोग यूज़ करेंगे सेकेंड क्लास ब्रिक्सेस। जो स्ट्रक्चर सरफेसेस में नहीं है, जो हिडन होगा वहाँ पे हम लोग सेकेंड क्लास ब्रिक्स को यूज़ करेंगे। थर्ड क्लास ब्रिक्स क्या है? थर्ड क्लास ब्रिक्सेस आर अंडर बाउंड ब्रिक्सेस। मतलब क्या है, जो ब्रिक्सेस अगर ब्रिक्सेस पूरा जला है तो डेट आर फर्स्ट क्लास ब्रिक्सेस, और अगर ब्रिक्सेस कम जला है, मतलब क्योंकि देखिए ब्रिक्सेस को जलाने के टाइम पे किल्न में, क्योंकि ब्रिक्सेस कहाँ बनाया जाता है? किल्न में बनाया जाता है। तो अगर मान लीजिए मैं किल्न में बनाता हूँ तो ब्रिक्सेस जो है दे आर नॉट प्रॉपरली बार्न्ड, मतलब 80% बार्न हुए हैं और 20% क्या है? अनबार्न्ड है। दोज ब्रिक्सेस विल कम अंडर थर्ड क्लास ब्रिक्सेस। दिस ब्रिक्सेस आर सॉफ्ट लाइट कलर प्रोड्यूसिंग ए डल साउंड। जो भी थर्ड क्लास ब्रिक्सेस है वो कम जला है। दूसरा चीज़ है थर्ड क्लास ब्रिक्सेस सॉफ्ट होना चाहिए, और ये जब दो ब्रिक में स्ट्राइक करूँगा तो रिंगिंग साउंड नहीं आता है, इसमें आएगा डल साउंड। ठीक है, डल साउंड आएगा। और लाइट कलर होगा, चेरी कलर या डार्क रेड कलर नहीं होगा, इनका कलर लाइट होगा। और साथ में क्या होगा? वाटर एब्जॉर्प्शन जो है 12 से 15% हो गया फर्स्ट क्लास का है, 16 से 20 हो गया सेकेंड क्लास का, और थर्ड क्लास ब्रिक्सेस का हो जाएगा 25%। 25% इज द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द थर्ड क्लास ब्रिक्सेस।
और थर्ड क्लास ब्रिक्स जो होता है वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं टेम्पररी स्ट्रक्चर्स में। जैसे मान लीजिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, बनाने के बाद ही कुछ दिनों बाद उसको तोड़ना है, तो तोड़ने वाला टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स या टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उन्हीं में मैं थर्ड क्लास ब्रिक्स यूज़ करूँगा। इसके बाद फोर्थ क्लास ब्रिक्स क्या है? फोर्थ क्लास ब्रिक्स आर ओवरबाउंड एंड बैडली डिस्टोर्टेड इन शेप एंड साइज विच आर ब्रिटल इन नेचर। देखिए फोर्थ क्लास ब्रिक्स जो है ऐसा मतलब इस तरीके का ब्रिक्स है, बस दिखने में आपको लगेगा कि एक ब्रिक है, लेकिन इसका जो शेप है बहुत गंदा शेप है, इसका प्रॉपर शेप नहीं है। और ये क्या है, बहुत ज़्यादा जले है, मतलब क्या है कि ये ऐसा लगेगा कि पूरा सूख गया है ब्रिक जलने के बाद, इसीलिए इसका जो शेप है वो ख़राब हो चुका है ज़्यादा जलने के कारण। किल्न में ज़्यादा टाइम जला दिया इसको, इसके कारण ये इसका शेप खराब हो गया है। और साथ साथ क्या हो जाएगी, ये ब्रिटल हो जाएगी। मान लीजिए हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक को नीचे गिराएंगे, जैसे एक मान लीजिए मैं टेबल के ऊपर रख दिया और फर्स्ट क्लास ब्रिक को गिरा दिया, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं टूटेगा, लेकिन ये जो फोर्थ क्लास ब्रिक है ना ये टूट जाएगा, क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल का मतलब क्या है, जो आसानी से टूटे, दोज मटेरियल्स आर नोन एज ब्रिटल मटेरियल्स। तो ब्रिटल मटेरियल्स कहाँ पे यूज करेंगे? द बलास्ट ऑफ सच ब्रिक इज यूज फॉर फाउंडेशंस एंड फ्लोर। फाउंडेशंस में हम लोग यूज करेंगे फोर्थ क्लास ब्रिक। साथ में जब मैं क्या करूँगा, फ्लोर में मैं सोलिंग करूँगा ना, मैं जब फ्लोर में मैं सोलिंग करूँगा, सोलिंग मतलब जो भी ब्रिक्स बिछाएंगे ना फ्लोर में, मोटर बिछाने मतलब मोटर लगाने से पहले मैं जो भी फ्लोर में ग्राउंड लेवल के ऊपर मिट्टी के ऊपर जो भी मैं ब्रिक्स रखूंगा, दोज ब्रिक्सेस आर एक्चुअली द फोर्थ क्लास ब्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास ब्रिक को डिफरेंशिएट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड ब्रिक्स। अच्छे ब्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक्स। The essential requirement for building bricks are sufficient strength in crushing। जो अच्छे ब्रिक्स होते हैं उनका अच्छा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनका जो स्ट्रेंथ इन क्रशिंग मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, उनका जो शेप है रेगुलर होना चाहिए, और बाकी वो दिखने में अच्छा होना चाहिए, प्लीजिंग अपीयरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आते हैं चलिए नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक में। व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ब्रिक? फर्स्ट वन इज शेप एंड साइज। द फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड हैव ए यूनिफॉर्म साइज एंड यूनिफॉर्म प्लेन। फर्स्ट क्लास ब्रिक का साइज अच्छा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर सरफेसेस होना चाहिए विद पैरेलल साइड्स एंड शार्प एजेज। जो भी प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लास ब्रिक में होगा वही प्रॉपर्टी अच्छा ब्रिक का होना चाहिए। फिर कलर में क्या होगा? द कलर ऑफ द ब्रिक शुड बी यूनिफॉर्म डीप रेड और चेरी रेड। मतलब मैं आपको एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में बताऊंगा कि जो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लास ब्रिक का है वही प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड ब्रिक्स। ठीक है, तो कलर इसका अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छा इन द सेंस जो ब्रिक का कलर है वही होना चाहिए, मतलब डीप रेड होना चाहिए, चेरी रेड होना चाहिए। ठीक है, ब्रिक्स का लाइट कलर होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए लाइट कलर होगा इट मीन्स दैट दोज ब्रिक्सेस आर नॉट प्रॉपरली बाउंड नहीं किया गया है, इसीलिए लाइट कलर है। फिर उसके बाद टेक्सचर एंड कॉम्पैक्टनेस। द सरफेस शुड नॉट बी टू स्मूथ टू कॉज स्लिपरी ऑफ मोटर। ब्रिक्स का जो सरफेस होगा वो ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा स्मूथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए ब्रिक का सरफेस जो है वो स्मूथ होगा तो उसके ऊपर जो मोर्टर हम लोग बिछाएंगे, मोर्टर प्लेस करेंगे, वो मोर्टर लगेगा ही नहीं। अब मैं कुछ स्टूडेंट्स को ये पूछूंगा कि मोर्टर और कंक्रीट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि किसी किसी को पता होंगे, किसी किसी को नहीं। देखिए, मोर्टर का मतलब हो गया है आपका, मोर्टर का मतलब है एक तो मैं सीमेंट यूज करूंगा ही, प्लस
सीमेंट यूज़ करूँगा प्लस फाइन एग्रीगेट यूज़ करूँगा, प्लस फाइन एग्रीगेट, ठीक है। सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट जब यूज़ करूँगा प्लस वाटर ऐड करूँगा तो ये हो जाएगी मॉर्टार। लेकिन सीमेंट के साथ फाइन एग्रीगेट ऐड करूँगा प्लस कोर्स एग्रीगेट भी ऐड करूँगा, कोर्स एग्रीगेट। अगर मैं कोर्स एग्रीगेट भी ऐड कर दिया, दैट इज नोन एज कंक्रीट, कंक्रीट हो जाएगा वो। कोर्स एग्रीगेट का मतलब क्या है, जो स्टोन, जितने भी स्टोन चिप्स हो गया, दोज स्टोन चिप्सेस आर नोन एज द कोर्स एग्रीगेट्स, ठीक है, ठीक है। इसके बाद बाकी जो भी प्रॉपर्टी है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ब्रिक्स, गुड ब्रिक्स का जो भी कलर है वो क्या है, डीप रेड या चेरी रेड कलर होना चाहिए। जैसे उसका कैरेक्टर है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का, वैसे ही है। टेक्सचर एंड कम्पैक्टनेस, अगर गुड ब्रिक हो तो वो कम्पैक्ट होना चाहिए, दे शुड हैव द हाई कम्पैक्टनेस। और साथ में सरफेस टेक्सचर क्या है, स्मूथ होना चाहिए, बट इतना भी स्मूथ होना नहीं चाहिए कि मोर्टर स्लिप कर जाए। और फ्री फ्रॉम लम्प्स होना चाहिए, लम्प्स ऑफ लाइम, लाइम के जो लम्प्स होते हैं वो होना नहीं चाहिए। हार्डनेस एंड साउंडनेस, द ब्रिक शुड बी हार्ड that when stretched by a finger nail impression is not made and when struck a metallic sound should be produced। जैसे फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का मैंने अभी बताया था कि अगर मैं दो ब्रिक्स को, तो इस तरीके का होना चाहिए कि अगर मैं दो ब्रिक्स के ऊपर फिंगर से स्क्रैच करूँगा तो फिंगर की जो इम्प्रेशन है वो रहना नहीं चाहिए। जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में होता है वैसा कि फिंगर की इम्प्रेशन रहना नहीं चाहिए। वही फर्स्ट क्लास ब्रिक का प्रॉपर्टी गुड ब्रिक में भी होना चाहिए। साथ में अगर मैं दो ब्रिक्स को स्ट्रक करूंगा तो रिंगिंग साउंड आना चाहिए, डल साउंड नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं दो ब्रिक को स्ट्रक करूंगा तो रिंगिंग साउंड, जैसे फोन बजता है उस तरीके का आवाज आना चाहिए, मतलब मेटेलिक साउंड आना चाहिए, ठीक है। लेकिन डल साउंड नहीं आना चाहिए, ठीक है, डल साउंड नहीं आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोई भी अच्छा ब्रिक अगर मैं 24 घंटे में रखता हूँ पानी में तो वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन। खासकर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का तो वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन है लेस देन 20%, सो इसीलिए 20% से कम ही होना चाहिए। अगर 20% क्रॉस कर गया तो वो आ जाएगा सेकेंड क्लास ब्रिक्स, फिर थर्ड क्लास ब्रिक्स, फिर फोर्थ क्लास ब्रिक। और जितने भी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड ब्रिक्स है वो रिजेंबल होना चाहिए, मैच करना चाहिए किसके साथ, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के साथ। इसके बाद नेक्स्ट है क्रशिंग स्ट्रेंथ। सिमिलरली क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है अच्छे ब्रिक्स के वो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 10 मेगापास्कल होना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का है या तो 10 या तो 10 से ऊपर होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद अच्छे ब्रिक्स जो है उनमें क्या है, द गुड ब्रिक्स शुड बी फ्री फ्रॉम स्टोन्स, कंकर्स, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। और सॉल्ट पिटर, मतलब क्या है उसमें नमक वगैरह होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर उसमें एल्कलीज वगैरह होगा तो वाइट कलर का पैचेस दिखाई देगा आपको। इसका मतलब है देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। अगर नमक होगा, क्योंकि देखिए ब्रिक्स हम बनाते हैं क्ले से, क्ले का मतलब है मिट्टी से ही, चिकना मिट्टी से। अगर उसी में ही सॉल्ट होगा तो जलाने के बाद क्या होगा, जो ब्रिक्स बनेगा, ब्रिक्स में रेड कलर का जो डार्क रेड कलर का ब्रिक बनेगा, फिर भी उसमें दिखाई देगा आपको व्हाइट कलर का जो पैचेस होगा ऐसे, तो ये व्हाइट कलर का होगा, तो वही व्हाइट कलर का पैचेस रहने का मतलब है
कि उसमें देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर होना नहीं चाहिए, कंकर का मतलब पत्थर होना नहीं चाहिए, स्टोन्स होना नहीं चाहिए, तो मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्ले है मतलब क्ले ही होना चाहिए, उसमें कोई अलग अलग मटेरियल्स मिक्स नहीं होना चाहिए, तो वो अच्छा ब्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड ब्रिक आर्ट, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है गुड ब्रिक आर्ट में। देखिए जो जो इंग्रेडिएंट्स है गुड ब्रिक आर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये है इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट। देखिए जो गुड ब्रिक आर्ट है मतलब जो ब्रिक्स है, यहां पे मैं लिख लेता हूं। देखिए ब्रिक्स में 3 चीजें आप लोगों को याद रखना चाहिए। SAL सबसे ज्यादा है सिलिका, कितना परसेंटेज? 60%। A का मतलब है एल्यूमिना। एल्यूमिना कितना परसेंटेज होना चाहिए? 30% होना चाहिए। उसके बाद लाइम, ये 3 मेन कंपोनेंट है SAL, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम। लाइम कितना होना चाहिए? लाइम होना चाहिए 5%। तो कितना परसेंट हो गया टोटल? 95%, 95% हो गया। और बाकी जो 5% बच गया है वो बाकी के मटेरियल होगा, जैसे मैग्नीशिया हो गया, फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड हो गया, एल्केलीस हो गया, ठीक है। और बाकी स्मॉल परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तीनों बहुत रेयर माइन्यूट केसेस मतलब माइन्यूट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, बहुत कम प्रेजेंट है। लेकिन ये बाकी के ये 3 मेन मटेरियल है और बाकी के 3 मटेरियल जो है आप लोगों को याद रखना है किसका कितना है। जैसे मैग्नीशिया का है लेस देन 1%। उसके बाद नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड, वो 5 से 6% होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एल्केलीज जो है 10% से नीचे होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड एंड एल्केलीज और बाकी सारा डिफरेंट मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद किसके क्या क्या फंक्शंस हैं मैं इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। फंक्शंस क्या क्या है देखिए, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट के फंक्शन क्या क्या है। ब्रिक्स में सबसे ज्यादा रहता है सिलिका। तो सिलिका का खास इंपॉर्टेंस ये है कि सिलिका विल रिटेन इच शेप, मतलब जो ब्रिक का शेप होता है ना वो शेप रिटेनिंग में, ताकि इसका शेप जो है जलाने के बाद भी रेक्टेंगुलर ही रहे, वो शेप रहने के लिए ब्रिक्स में सिलिका होना जरूरी है। तो सिलिका 60% रहेगा, 60% सिलिका रहेगा। तो सिलिका का ये काम है। साथ में सिलिका का और क्या काम है, सिलिका विल इम्पार्ट ड्यूरेबिलिटी, प्रिवेंट श्रिंकेज। सिलिका ड्यूरेबिलिटी लाने में भी काम आता है। ब्रिक्स जितने भी है वो अगर ड्यूरेबल है ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिलिका। प्रिवेंट श्रिंकेज एंड वार्पिंग। सिलिका क्या क्या प्रिवेंट कराता है, इट विल प्रिवेंट द श्रिंकेज एंड इट विल प्रिवेंट द वार्पिंग, ठीक है। एक्सेस ऑफ, देखिए तो फाइनली क्या बोल सकते हैं, सिलिका विल मेक्स द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप। Silica will make the brick brittle. Silica will make the brick durable. Secondly, silica will helps in preventing the shrinkage and warping. But excess amount of silica will make the brick brittle and weak on burning. लेकिन ध्यान रखना, अगर 60% से ज़्यादा हो सिलिका, मतलब जितना ज़्यादा अगर रेंज से बाहर हो जाए सिलिका, मतलब परसेंटेज ज़्यादा हो जाए, तो सिलिका, वही सिलिका जो अच्छा होता है वो खराब हो जाएगा ब्रिक्स के लिए। क्या होगा, ज़्यादा सिलिका रहेगा तो ब्रिक्स क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, मतलब वो आसानी से टूट जाएगा। इट विल मेक द ब्रिक्स ब्रिटल एंड वीक ऑन बर्निंग। ए लार्ज परसेंटेज ऑफ सैंड
or uncombined silica in clay is undesirable. However, it is addressed to decrease the shrinkage in burning and to increase the refractoriness of low clay alumina. इसका मतलब यही है कि अगर सिलिका जो है वो 60% होना चाहिए, 60% है तो बहुत बढ़िया है, 50 से 60% होना चाहिए, बहुत बढ़िया है. अगर ज़्यादा होगा तो ब्रिटल होगा, मतलब ब्रिक्स ब्रिटल होगा और वीक होगा, अच्छा चीज़ है, खराब बन जाएगा. इसके बाद एल्यूमिनिया का क्या खासियत है? एल्यूमिनिया विल रेंडर द क्ले प्लास्टिक. एल्यूमिनिया ब्रिक्स को प्लास्टिक बनाएगा, मतलब जो क्ले हम लोग यूज करेंगे उन क्ले को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है एल्यूमिना. बट इफ द एल्यूमिना इज प्रेजेंट इन एक्सिस, अब फिर से क्या है, अगर एल्यूमिना एक्सिस हो, ज़्यादा हो, तो ये फिर से खराब होगा. इट विल प्रोवाइड द क्रैक्स इन बाइंडिंग ऑन ड्राइंग. जो भी हम लोग ब्रिक्स बनाते हैं तो ब्रिक्स मिट्टी से बनाने के टाइम पे ब्रिक्स का भी शेप जैसा है वैसा ही देंगे, लेकिन ये जो शेप रिटेन करता है बनने के बाद वो डेट इज बिकॉज ऑफ सिलिका, लेकिन बनाने से पहले उसका जो शेप है ये किसके कारण है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिसिटी इन द ब्रिक्स. और प्लास्टिसिटी कौन लाता है ब्रिक्स में? एल्यूमिना. लेकिन ज़्यादा एल्यूमिना होने से ब्रिक्स में क्या होगा? क्रैक्स आएगा और साथ में ड्राई हो जाएगा, ठीक है, क्रैक्स हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है? लाइम. Normally lime constitute less than 5% of the clay. Lime in bricks has the following property. जो ब्रिक, अगर मान लीजिए ब्रिक में लाइम अवेलेबल है तो उसका खासियत क्या है? तो उसका खासियत यही है कि लाइम जो है, पहला चीज़ तो लाइम जो है ब्रिक में 5% से कम होना चाहिए, ठीक है. और इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी. 5% से कम होना चाहिए लाइम. और लाइम जो है उनका लाइम रहने का खासियत यही है कि लाइम क्या करेगा ब्रिक्स में? लाइम विल रिड्यूस द श्रिंकेज ऑन ड्राइंग. देखो जो ब्रिक्स होता है वो एक बार सूखने के बाद वो श्रिंक करता है, उसका जो शेप जो है वो और छोटा हो जाता है. तो छोटा होने के कारण अगर मान लीजिए लाइम होगा, लाइम अगर जितना होना चाहिए उतना लाइम अवेलेबल है तो इसका ब्रिक्स का जो जितने भी ब्रिक्स का प्रॉब्लम है श्रिंकेज का, वो श्रिंकेज क्या होगा? नहीं होगा. ऑल्सो कॉजेस सिलिका इन क्ले टू लाइम. और एक बात है, लाइम क्या करेगा? सिलिका के साथ मिक्स होकर सिलिका को बाइंड करने में मदद करेगा. जो भी ब्रिक्स है वो बाइंडिंग, मतलब हम लोग जब मिट्टी का ब्रिक्स बनाते हैं जलाने से पहले किलिंग में, तो वो बाइंडिंग करते हैं ना, तो उसके लिए प्लास्टिसिटी चाहिए और बाइंडिंग प्रॉपर्टी चाहिए. प्लास्टिसिटी कौन लाएगा? एल्यूमिना लाएगा, लेकिन बाइंडिंग प्रॉपर्टी लाइम के कारण होते हैं. तब उसके बाद नेक्स्ट है एक्सिस ऑफ लाइम. उसके बाद लाइम लोअर्स द फ्यूजन पॉइंट. लाइम जो है, मान लीजिए ब्रिक्स जो है वो 2000 डिग्री में जलना चाहिए, तो लाइम के कारण क्या होगा? वो 1200 डिग्री में जलना, मतलब जितना प्रॉपर बर्निंग के लिए चाहिए उतना 1200 डिग्री में भी हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइम. लाइम टेम्परेचर को कम कर देता है, बर्निंग टेम्परेचर को. उसके बाद एक्सिस अमाउंट ऑफ लाइम कॉजेज द ब्रिक टू मेल्ट एंड ब्रिक लॉजेस इज शेप. लेकिन ज़्यादा अगर ब्रिक्स में लाइम भी हो तो क्या होगा? ब्रिक्स आसानी से जल जाएगी और ब्रिक्स का शेप जो है वो खराब हो जाएगा. मतलब हम लोग का इसके कारण अगर लाइम ज़्यादा हो तो 4th क्लास ब्रिक बन जाएगा. 4th क्लास ब्रिक बन जाएगा अगर लाइम ज़्यादा होगा तब. इसके बाद रेड ब्रिक्सेस आर ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग एट कंसिडरेबली हायर टेम्परेचर मोर देन 80 डिग्री. तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि ब्रिक्स का जो बर्निंग टेम्परेचर है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है. एंड ठीक है. उसके बाद मैग्नीशिया, नेक्स्ट कंपोनेंट है मैग्नीशिया.
मैग्नीशिया आर रेयरली प्रेजेंट, मतलब 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैग्नीशिया का वैल्यू। एंड मैग्नीशिया विल अफेक्ट द कलर एंड मेक्स द ब्रिक येलोइश। ध्यान रखना, मैग्नीशिया का काम ये है कि मैग्नीशिया जो है ब्रिक्स में 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, मैग्नीशिया रहने के कारण जब ब्रिक्स हम लोग जलाते हैं तो ब्रिक्स में रेड कलर आना चाहिए, लेकिन रेड कलर के जगह में ब्रिक्स जो है वो येलोइश फॉर्म होगा, येलोइश कलर होगा फाइनल बर्निंग के बाद। ठीक है। एंड उसके बाद आयरन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आयरन ऑक्साइड कॉन्स्टिट्यूएंट इज लेस देन 5%, that is 5 to 6%। बट आयरन ऑक्साइड का ये काम है कि आयरन ऑक्साइड क्या क्या काम करते हैं। आयरन ऑक्साइड का यही खासियत है कि आयरन ऑक्साइड विल गिव द रेड कलर ऑन बर्निंग व्हेन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल एंड डार्क ब्राउन और इवन ब्लैक कलर। जब हम लोग ब्रिक्स को जलाते हैं तो ब्रिक्स में जो रेड कलर आता है वो किसके कारण आता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड होने के कारण ब्रिक्स का कलर जो है वो रेड कलर आएगा। आयरन ऑक्साइड ड्यूरेबिलिटी लाएगा। फिर उसके बाद फ्यूजन पॉइंट आयरन क्या कर देगा? लोअर कर देगा आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड साथ में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ब्रिक्स में और हार्डनेस प्रोवाइड करेगा। जो हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ जो होता है ब्रिक्स का वो प्रोवाइड करेगा कौन? आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट है उसके बाद नेक्स्ट है टेस्ट ऑन ब्रिक्स। पहला टेस्ट हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑन ब्रिक। बहुत सारा टेस्ट है, तो ब्रिक का पहला टेस्ट क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। देखिए ब्रिक में मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे करूंगा? ब्रिक्स में क्या होता है कि ब्रिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, ब्रिक्स के ऊपर जो है ब्रिक्स के जो ऊपर है फ्रॉग प्रेजेंट होगा। फ्रॉग किसको बोलते हैं? एक यहाँ पे एक होल होता है, उसी को फ्रॉग बोलते हैं। फ्रॉग प्रेजेंट होने के बाद ये जो फ्रॉग है हमें क्या करना होगा? पहले ब्रिक को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए ब्रिक्स का जो साइड्स वगैरह है उसको देखना होगा अच्छी तरह कि टूटा तो नहीं है। तो अच्छा ब्रिक्स हमें पहले लेना है। लेने के बाद उस अच्छे ब्रिक को पानी में रख देंगे 24 घंटे के लिए। 24 घंटे में के लिए रखने के बाद नेक्स्ट क्या करूँगा? उस ब्रिक को पानी से निकाल लूँगा। निकालने के बाद उसको हम लोग पोंछेंगे हर तरफ से। पोंछने के बाद क्या करूँगा? ब्रिक के ऊपर जो फ्रॉग है उस फ्रॉग में हम लोग मोटर भरेंगे। मोटर भर के उसको रख देंगे 24 आवर्स के लिए। ठीक है। 24 आवर्स के रखने के बाद उस ब्रिक को निकाल लेंगे। निकाल के कंप्रेशन टेस्टिंग में मशीन में रख देंगे। या तो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन या तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, दोनों के किसी एक में हम लोग रख देंगे ब्रिक को। रखने के बाद उसमें क्या करेंगे? सीटीएम में या यूटीएम में लोड प्रोवाइड करेंगे कि उतने लोड में ये टूटेगा। लेकिन ध्यान रखना ये है कि ब्रिक्स को टेस्टिंग करने से पहले इसका जो फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर मोर्टार होना ही चाहिए और पूरा फ्लैट होना चाहिए ब्रिक का अपर सरफेस।
ऐसा नहीं कि वो फ्रॉग अभी भी फील्ड नहीं है और हम लोगों ने मशीन में डायरेक्टली प्लेस कर दिया। फ्रॉग को फील करके यूटीएम में प्लेस कर देंगे और लोडिंग लगाएंगे। फिर लोडिंग लगाने के बाद हमें ये पता करना है कि कितने लोड में ब्रिक क्या होगा, टूटेगा। और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन या कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में जो नीडल है वो उल्टा रिवर्स बैक वापस आ जाएगा। जब रिवर्स बैक आएगा तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर जितने लोड में टूटा है उसी लोड को नोट डाउन करना है डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द ब्रिक। मतलब ब्रिक में हम लोगों ने जितने एरिया लिए हैं ना, जैसे ये सरफेस के ऊपर लोड लगाएंगे तो ये जो सरफेस एरिया है उसको नोट डाउन करेंगे। जैसे मेजर करेंगे स्केल से यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोड एट फेलर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स जो है वो 10 MPa से कम नहीं होना चाहिए अच्छा ब्रिक्स के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में हमें क्या करना है, देखिए पहले हमें एक ब्रिक लेना है। उस ब्रिक को मैं क्या करूँगा, पहला चीज़ तो मैं जो ब्रिक लूँगा उस ब्रिक को मैं ओवन में रख दूँगा। ओवन में 105 डिग्री टू 110 डिग्री, 15 नहीं 110 डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, इसको रख देंगे 24 घंटा के लिए। जब 24 घंटा के लिए रख देंगे तो उसके अंदर जितने भी वाटर है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद उसको निकाल के हम लोग वेइंग मशीन में रखेंगे और उसका वेट मेजर कर लेंगे। दैट वेट विल बी इक्वल टू द W1। इसके बाद नेक्स्ट क्या करूँगा, उसी ईंट को मैं पानी में रख दूंगा 24 घंटा के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे निकाल के उसको सरफेस ड्राई करेंगे, पोछे लगाएंगे, ऊपर लगाने के बाद उसको वेट लेंगे। फिर से डेट वेट इज W2। सो वाटर, अभी वाटर एब्जॉर्प्शन निकालना है। सो वाटर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द W2 माइनस ऑफ द W1 बाय W1। मतलब क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर, ratio of it is the ratio of weight of water to weight of solid, ratio of weight of water to weight of solid, that is water absorption या water content की फॉर्मूला होगा। ये इधर वाटर कंटेंट की फॉर्मूला होगा या वाटर एब्जॉर्प्शन की फॉर्मूला होगा। तो इस तरीके से मुझे वाटर एब्जॉर्प्शन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट टेस्ट है इफ्लोरोसेंस। और वाटर एब्जॉर्प्शन जो है ब्रिक का वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 20% से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे दैट ब्रिक इज नॉट ए गुड ब्रिक। इफ्लोरोसेंस का मतलब क्या है, द एंड ऑफ द ब्रिक्स आर केप्ट इन 150 mm diameter porcelain और glass dish containing 25 mm depth of water at room temperature। जो भी ब्रिक होगा उस ब्रिक को मैं कहाँ पे रखूँगा, 150 mm डायमीटर एक ग्लास होगा, उस ग्लास के ऊपर मैं रख दूंगा। रखने के बाद रूम टेम्परेचर में रख दूंगा उस ब्रिक को। रूम टेम्परेचर में रखेंगे 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक। जब मैंने रूम टेम्परेचर में रख दिया और 150 mm डायमीटर वाला ग्लास में रख दिया, तब क्या होगा, इसके अंदर जितने भी एक्स्ट्रा पानी थे वो रूम टेम्परेचर में हट जाएगा। ज़्यादा हटानी नहीं है, कुछ अमाउंट रहेगा क्योंकि हम लोगों ने ओवन में नहीं रखा है। उसके बाद द वाटर इज अगेन फिल्ड टू, उसके बाद क्या होगा, उस पोर्सिलेन डिश के अंदर मैं पानी फिर से रखूंगा, इज अगेन फिल्ड। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, पहले क्या करना है, रुकिए मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले 150 mm, ये 150 mm डायमीटर है, डिश है एक, इसके अंदर मैं पानी भरूंगा। पानी भरने के बाद इसके अंदर ईंट को रखूँगा 20 to 30 डिग्री टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में, तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद उसको
निकाल के रख देंगे। रखने के बाद द वाटर इज अगेन फिल्ड टू इमांग इन द डिश एंड अलाउड टू बी एब्जॉर्ब बाय द ब्रिक और इवापोरेटेड। फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि ब्रिक कितना एब्जॉर्ब करेगा पानी को, ठीक है। अगर ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगा देन इफ्लोरोसेंस हाई होगा, अगर कम करेगा तो लाइट या मॉडरेट और हेवी, ठीक है। देखिए, व्हेन द डिपॉजिट्स ऑफ इफ्लोरेसेंस इज इम्परसेप्टिबल मतलब नील होगा। स्लाइट का मतलब क्या होगा, व्हेन द डिपॉजिट्स ऑफ इफ्लोरेसेंस डज नॉट कवर मोर देन 10% ऑफ द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द ब्रिक। अगर ज़्यादा होगा इफ्लोरोसेंस तो स्लाइड होगी। स्लाइड के टर्म्स में लिखेंगे। मॉडरेट का मतलब है मॉडरेट लेवल पे होगा। हेवी का मतलब हो गया 50% पाउडर फॉर्म होगा। और सीरियस का मतलब बहुत ज़्यादा, फुल ब्रिक्स के ऊपर पानी मतलब फुल ब्रिक्स के ऊपर पाउडर फॉर्म रहेगा, व्हाइटिश पाउडर। दिस इज नोन एज इफ्लोरोसेंस ऑफ द ब्रिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इफ्लोरोसेंस टेस्ट करना है और फाइंड आउट करना है। और इफ्लोरोसेंस किसके कारण होते हैं, इफ्लोरोसेंस इन द ब्रिक्स आर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स इन द ब्रिक्स, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स इन द ब्रिक्स, ठीक है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।